नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है मीमांसा मलिक। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रोज वैली चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने सुदीप बंदोपाध्याय को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, सीबीआई ने इस मामले में पिछले हफ्ते ही टीएमसी सांसद तपस पाल को गिरफ्तार किया था और ये इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। ये रोज वैली चिट फंड घोटाला, जो कि बहुत बड़ा घोटाला है, 15,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें गिरफ्तारी की गई है सुदीप बंदोपाध्याय की। अब आपको ये बता देते हैं ये पूरा मामला दरअसल है क्या। सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड घोटाले में सुदीप बंदोपाध्याय को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले दिसंबर में 2 बार सीबीआई ने उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो नहीं गए थे। रोज वैली घोटाला करीब 15,000 करोड़ रुपए का है। चिटफंड के नाम पर 10 राज्यों में लाखों लोगों से इस मामले के तहत ठगी की गई थी। सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने महिलाओं पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। एसपी नेता अबू आजमी ने नए साल के मौके पर बेंगलुरु में लड़कियों से हुई छेड़खानी के लिए उनके पहनावे को जिम्मेदार ठहराया है। शर्मनाक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जहां पेट्रोल होगा वहीं आग लगेगी। अबू आजमी ने कहा कि रात में लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए और दूसरे लड़कों के साथ पार्टी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत तुम, मैं आग रखता हूं लेकिन पेट्रोल जले नहीं। हमें इन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरी बेटी बहन आज जो है अपनी इस उम्र में कहीं भटक करके किसी आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े। अबू आजमी के इस आपत्तिजनक बयान का विरोध हो रहा है। हमारी लड़कियां, बेटियां, हम औरतें बहुत आगे जा रही हैं। उसमें आप अगर इस तरह महिलाओं के ऊपर इट शोज कि आप अपने घर की महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अबू आजमी के बयान पर समन भेज पेश होने को कहा है। 31 दिसंबर को नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में कई लड़कियों से छेड़खानी की वारदात हुई थी। घटना के लिए अबू आजमी ने लड़कियों के छोटे कपड़ों को भी जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी अबू आजमी शर्मनाक बयान दे चुके हैं। बेंगलुरु में नए साल पर हुई इस घटना के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी में दंगल के बीच एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली में दोनों खेमों ने पार्टी के नाम और चुनाव निशान को लेकर दावे ठोके हैं, तो लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर पर अहम बैठक। मुलायम सिंह के घर पर बैठक में सीएम अखिलेश भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी में सुलह का फॉर्मूला तय हो गया है। मुलायम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे तो शिवपाल यादव की कुर्सी भी बची रहेगी। इस बीच शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह के घर पहुंच गए हैं। अभी मुझे बैठक का पता नहीं, अगर बैठक में नेताजी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। इससे पहले टीम अखिलेश ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका। रामगोपाल यादव ने बताया कि चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है कि जहां अखिलेश हैं वहीं असली समाजवादी पार्टी है और 90% विधायक हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं, इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। सुलह न होने पर चुनाव चिन्ह की दावेदारी पर चुनाव आयोग को फैसले में 5 महीने का वक्त लग सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में दोनों खेमों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। पार्टी से निकाले गए नेता नरेश अग्रवाल ने फिर कहा कि वो लोग अपनी मांग पर अभी भी कायम। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने नोटबंदी को आजाद भारत का काला अध्याय करार दिया और 90% लोगों को नोटबंदी की वजह से परेशानी का दावा किया। मायावती ने मांग की है कि लोगों को अपने पैसे खर्च करने की आजादी मिले। मायावती ने समाजवादी पार्टी में जारी घमासान को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया और मुस्लिमों को 2 धड़ों में बटी पार्टी पर अपना वोट बर्बाद नहीं करने की नसीहत दी। ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसे लोगों के लिए चाह कर भी भुला पाना बहुत
मुश्किल है नामुमकिन। देश के लगभग 90% लोगों ने जिस प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी, अपमान व सरदर्दी आदि झेली है, यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे न। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला भी पेश किया और सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाने का दावा किया। बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के 117 उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। सामान्य वर्ग की लिस्ट में 66 ब्राह्मण, 36 क्षत्रिय और 11 कायस्थ उम्मीदवार हैं। बीएसपी की लिस्ट में 85 सुरक्षित सीटों के अलावा 2 और सीटों पर दलितों को उम्मीदवार बनाया गया है। 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी बीएसपी की लिस्ट में जगह मिली है। मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और वर्षों तक जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बार संसद का बजट सत्र तय वक्त से पहले शुरू होगा। कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज फैसला किया गया है कि इस बार बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होगा। पहली बार 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। अब तक बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता आया है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बजट सत्र जल्दी कराने का फैसला किया है। पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट पेश किया जाएगा। करीब 92 साल बाद पहला मौका है जब रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा। 1924 में पहली बार अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। सरकार ने रेल बजट के विलय का फैसला नीति आयोग के सदस्य विवेक देवरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया था। 26वें वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली देश का 7वीं बार आम बजट पेश करेंगे। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने भगवान बालाजी की पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंदिर में ध्यान भी किया। इससे पहले पीएम ने 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में मोदी ने साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की जमकर सराहना की। मोदी ने कहा कि देश हमेशा उन वैज्ञानिकों का आभारी रहेगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। My government is committed to supporting different streams of scientific knowledge. पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार तिरुपति बालाजी गए हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं समेत मशहूर वैज्ञानिक शामिल हुए। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। ये दूसरा मौका है जब तिरुपति ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की। रेस्टोरेंट या होटल में लगने वाले सर्विस टैक्स को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार ने आज फिर साफ किया है कि होटल चाहे तो खाने की कीमत बढ़ा सकते हैं, लेकिन सर्विस चार्ज देने का अंतिम फैसला ग्राहक ही करेंगे। आपका यदि मान लो खर्चा कम पूरा नहीं हो पा रहा है तो यू कैन इंक्रीज द रेट, उनकी प्राइसेस बढ़ाए, बजाय इसके कि सर्विस चार्जेस के नाम से पैसे लेना तो उचित नहीं। सरकार के इस ऐलान के बाद रेस्टोरेंट में खाने के बाद बिल को लेकर विवाद होना तय है। रामदास जी जानना चाहेंगे सर्विस चार्ज दे या ना दे, ये ग्राहक तय करे। ये नियम सही है या गलत है और कितना सही है? मुझे तो पता नहीं, हमारा रेस्टोरेंट छोटा होने की वजह से हमारा रेट ही ऐसा नॉर्मल है, तो ग्राहक को सर्विस चार्ज का सवाल ही नहीं उठता है। कुछ कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा, अगर वो सेटिस्फाई है तो ही वो सर्विस चार्ज देंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रेस्टोरेंट कि आप सर्विस चार्ज दो या ना दो। तो हम कम्प्लीटली अभी क्लूलेस है। गवर्नमेंट को सीधा स्ट्रिक्ट कांस्टेंट रूल लेना चाहिए कि कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद नियम पर सफाई दी थी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ किया है कि कोई भी कंपनी, होटल या रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। होटल रेस्टोरेंट को नोटिस बोर्ड पर सरकार के ऑर्डर की जानकारी देनी होगी। बिल तैयार करने से पहले ग्राहक से सर्विस चार्ज के बारे में पूछना जरूरी होगा। अगर ग्राहक सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो बिल से सर्विस चार्ज हटवा सकते हैं। सर्विस टैक्स को लेकर जारी विवाद के बीच नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि अगर ग्राहक को सर्विस चार्ज नहीं देना है तो रेस्टोरेंट में खाना न खाएं।
दाऊद इब्राहिम के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक यूएई सरकार ने दाऊद की 15,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। पीएम मोदी के यूएई दौरे के बाद डी कंपनी को जबरदस्त झटका लगा है। वहीं की सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दाऊद की यूएई में कई बेनामी संपत्तियों को सीज कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूएई में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई कार्रवाई में दाऊद इब्राहिम को 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि दाऊद इस वक्त बीमार है और पाकिस्तान में कराची के एक घर में बंद है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद मल्टी ऑर्गन फेलियर से परेशान है और दुनिया में अपनी बदनामी के डर से पाकिस्तान सेना और आईएसआई दाऊद इब्राहिम को कराची के उसके घर से बाहर नहीं निकलने दे रही। भारत सरकार ने कहा है कि दाऊद को भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जो प्रयास चल रहे हैं उन सब सारी चीजों की चर्चा वगैरह नहीं की जाती। दाऊद इब्राहिम के पास 10 देशों में करीब 50 ऐसी संपत्तियां हैं जो उन देशों के सबसे महंगे इलाकों में है। यूएई में दाऊद के रियल एस्टेट का कारोबार करीब 1100 करोड़ का है और उसके पास 5 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। ब्रिटेन में ही दाऊद इब्राहिम की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अनुमान जांच एजेंसियां लगा चुकी हैं। चीन में शंघाई के बाहरी इलाके में दाऊद ने 2000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। मोरक्को, स्पेन, सिंगापुर, थाईलैंड, साइप्रस, टर्की में दाऊद के पास हजारों करोड़ की दौलत है। पिछले साल पीएम मोदी ने अपने यूएई यात्रा के दौरान वहां मौजूद दाऊद की संपत्ति सीज करने की मांग उठाई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान का मामला जोर पकड़ने लगा है। आज भी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी ने राष्ट्रगान के अपमान के मामले में कार्रवाई की मांग की, जिस पर विधानसभा स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले पर माफी की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से विवाद पर सफाई सामने आई है। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी को, उनके जो लेजिस्लेटर्स ने जम्मू कश्मीर में किया है, इससे देश से माफी मांगना चाहिए। गवर्नर साहब के एड्रेस के दौरान ये जो हुआ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर्स थे उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। ये राष्ट्रगान के प्रति सम्मान है और कम से कम इस चीज से सबक लेना चाहिए। नहीं, नेशनल एंथम का कोई वहाँ पे उल्लंघन नहीं हुआ। बिल्कुल हमने अच्छी तरह से वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हमने खत्म कर लिया था। सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल एनएन वोहरा सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल के भाषण से पहले सदन में राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने राष्ट्रगान बजने के दौरान ही हंगामा शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की पीडीपी विधायकों के साथ झड़प भी हुई।